लेकिन अपना देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ऐसा यहाँ काम हो रहा है ये कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। यहाँ सब पढ़ लिख के लोग क्या करें, कुछ कोई नौकरी चाकरी मिलने वाला नहीं है और न मिलेगा। देखिए बेरोजगारी बढ़ी जरूर है मगर धीरे धीरे कंट्रोल होगा। ऑनलाइन की व्यवस्था ये है कि जो दुकान पे आदमी परचेज करने के लिए निकलता था अब वो घर में बैठे ही मंगा ले रहा है। अपने मुंह से तो बहुत बड़ी बात कर सकते हो बेसिकली, जिस प्रकार से वह जहर घोलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। मैं हूं आशुतोष। हम पहुंच चुके हैं पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में। हम यहां की जनता से बात करेंगे कि आगामी लोकसभा चुनाव में जब लोग वोट देने जाएंगे तो उनके जहन में पहले क्या होगा, देश या धर्म? पहले देश होगा। जी, किस तरह का माहौल है बनारस में, किस तरह का चुनाव लग रहा है? चुनाव तो बहुत अच्छा होगा बनारस में। हमें लग रहा है कि इस बार रिकॉर्ड बनाएंगे मोदी साहब। जी, ऐसा क्यों, क्या चीज़? उनके काम दिख रहे हैं। काम दिख रहा है। काम ये क्या लग रहा है बनारस में? बनारस में इतिहास रचने जा रहे हैं और जो कभी नहीं हुआ है वो अब होने जा रहा है और जो रुका हुआ काम भी है। और 24 में चुनाव जीत के अगर मोदी जी आते तो हमें पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि रुका हुआ काम भी पूरा करेंगे। ये किस तरह का काम रुका है? और बनारस में हम बात करें और बीजेपी बात कर रही है कि हम 80 में 80 सीट पाएंगे, 400 पार होगा। क्या है ये चीज़ें, कोई गणित है क्या इनके पास? देखिए, भाजपा का जो गणित तो नहीं है लेकिन हिंदू समाज का गणित जरूर है। वह गणित इसलिए इस नाते है कि भारत जिस प्रकार से बंटवारा हुआ था, भारत पूरी तरह हिंदू राष्ट्र था और हिंदुज़म था। लेकिन सन 76 में जिस प्रकार से इंदिरा गांधी सेकुलर शब्द लाई, यह पाप धोना बनारस नहीं पूरे भारत के लिए सौभाग्य का विषय होगा कि जो हिंदू अपने देश में स्वयं की लड़ाई लड़ रहा हो, संघर्ष कर रहा हो, आज उसकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने पूरा बनारस से लेकर पूरा देश लड़ेगा और 400 पार विश्वास है कि 400 पार होगा। बनारस की क्या स्थिति है बात करें जमीनी स्तर पे? बनारस की स्थिति तो ठीक ही है। मोदी के काम राज्य में काम तो पूरा हो रहा है, बात नहीं है, लेकिन अपना देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जी, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हाँ, ऐसा यहाँ काम हो रहा है ये कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। हाँ, यहाँ सब पढ़ लिख के लोग क्या करें, कुछ कोई नौकरी चाकरी मिलने वाला नहीं है और न मिलेगा। जी, क्या कहेंगे? बनारस में बहुत सारे कार्य हुए हैं और बहुत सारे काम अभी पेंडिंग में पड़े हुए हैं और लोग यहाँ के यही चाहते हैं कि जो मोदी जी फिर से जीत करके कांग्रेस बीजेपी के सांसद बन के यहाँ पर आए तो बाकी जो सारे काम पेंडिंग पड़ी हुई है वो क्लियर हो जाए। कुछ काम की लोग बात कर रहे हैं पेंडिंग, हम आपसे ही क्रॉस करेंगे कि युवा जैसा रोजगार का उन्होंने बात कहा, रोजगार पे बात हो रही है, कहीं ना कहीं जो वोट देने जाएगा वो रोजगार को ध्यान देगा। देखिए वो तो पहले बात है कि रोजगार तो बहुत ज़रूरी है। युवा भी कुछ परेशान जरूर है और आबादी जिस हिसाब से बढ़ रहा है ये सरकारी सेक्टर में नौकरी उस हिसाब से है नहीं। ये कह रहे आबादी बढ़ रहा है इसलिए नौकरी नहीं मिली। थोड़ा आगे आइए आप। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बेरोजगारी उसी तरह पहले से ज़्यादा अब बढ़ गई है बेरोजगारी। देखिए बेरोजगारी बढ़ी जरूर है मगर धीरे धीरे कंट्रोल होगा। अब नया नया चीज़ प्राइवेट कंपनियां को भी दिया जा रहा है सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा, और धीरे उसमें भी नियुक्तियां जल्द चालू होने वाली है। अदानी अंबानी जल्द से जल्द। सर, ऑनलाइन ने व्यापार को एकदम ठप कर दिया है क्योंकि सारे बेस की चीज़ें जितनी भी सब ऑनलाइन ही लोग परचेज कर लेते, तो बाकी दुकानदार वगैरह क्या करेंगे, इसीलिए बेरोजगारी और बढ़ रही है। बड़ी समस्या है, ऑनलाइन की बात हो रही है, वाकई तो ऑनलाइन की व्यवस्था ये है कि जो दुकान पे आदमी परचेज करने के लिए निकलता था अब वो घर में बैठे ही मंगा ले रहा है। ऑनलाइन पेमेंट भी हो जा रहा है। तो डिजिटल व्यवस्था के अंतर्गत चीज़ें चल रही हैं। तो डिजिटल इंडिया की बात हुई थी तो कहीं ना कहीं उससे लग रहा है व्यापारियों को नुकसान हुआ है। हुआ है, बिल्कुल हुआ है। डिजिटल ये जो लोकल स्तर पे लोकल फॉर वोकल, यानी जब पड़ोसी पे मुसीबत आती है तो ऑनलाइन वाले आपकी व्यवस्था को ठीक करने नहीं आएंगे। इसके लिए लोकल फॉर वोकल यानी पड़ोस का दुकानदार पड़ोस का व्यापारी, ये दोनों एक दूसरे से तालमेल बना के रखते हैं। अब चूँकि ऑनलाइन डिजिटल इंडिया ये सारी बातें ठीक है, लेकिन इसमें लोकल फॉर वोकल की भूमिका बड़ी होनी चाहिए, चूँकि निश्चित रूप से एक दूसरे के पूरक है और एक दूसरे के मदद करने के लिए लोकल फॉर वोकल की भूमिका होनी चाहिए, जिसको मोदी जी ने बड़े स्तर पे बताया है। लेकिन बता तो डिजिटलाइजेशन हुआ है, उसके बाद से व्यापारियों को नुकसान हुआ है। बिल्कुल इस नाते हुआ है ना, चूँकि आज घर बैठे जो एक कल्चर सा हो गया है कि हाथ पर चले नहीं, जो तमाम बीमारियां आ रही हैं ना, पहले लोग झोला में लेके सामान लेने जाते थे, 4 बार महिला निकलती थी, अब मोबाइल का बटन दबाते ही फट से जो है सप्लाई हो जाता है, सामान आ जा रहा है। ऐसा यहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा है। 150 रुपया लीटर
तेल हो गया है 170 रुपया दाल, सब्जी देख लीजिए 60 रुपया 50 रुपया, प्याज बिक रहा है, आलू देख लीजिए 30 रुपया। आप कह रहे हैं कि आपके बगल में कि आमदनी बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है। देखिए महंगाई जिस हिसाब से बढ़ा है, आमदनी भी बढ़ा है। पहले लोग छोटा सा जगह काम भी करते थे तो 4000 रुपया पाते थे, आज के समय में 12000 रुपये के नीचे तो कोई काम नहीं कर रहा है। फिर भी मोदी साहब के लिए एक चैलेंज है महंगाई का फैक्टर इतना ज़बरदस्त है। बात ये करें, आप काफ़ी अनुभव है, काफ़ी चुनाव आपने देख चुका है बनारस के परिवारों से आप लोग, तो ये आज ओवैसी जो है बनारस आए हैं और उन्होंने हुंकार भरी है, तो क्या लगता है ओवैसी फैक्टर? ओवैसी फैक्टर इसके पहले भी हुंकार भरते थे। ये बनारस है साहब, यहाँ पे आएंगे, स्वागत है, अच्छे से बात व्यवहार होगा, उसके बाद बाय बाय टाटा। क्या कहेंगे, ओवैसी भी आ गए हैं, देखिए। और आज आनंद जो कोऑर्डिनेटर है, नेशनल कोऑर्डिनेटर बसपा के, वो भी आए थे बनारस। देखिए ओवैसी जैसे लोग, जिस प्रकार से कहा जाए कि का जो ओवैसी की पार्टी वो पूरा मुस्लिम पार्टी है, मुस्लिमीन मतलब उसमें कोई सेकुलर भी नहीं है, उस पूरी तरह मुसलमानों की पार्टी है। अब ओवैसी जो भी करेगा वो इस्लाम कुरान को रखे करेगा, न कि संविधान को लेके करेगा। तो ओवैसी के आने से इस देश में, इस बनारस में, वह निश्चित रूप से ओवैसी, अब हम अपने मुंह से तो बहुत बड़ी बात कह सकते हैं ओवैसी के लिए, जिस प्रकार से वह जहर घोलता है, एक नया भारत पाकिस्तान बंटवारे की ओर बढ़ा रहा है, हिंदू मुसलमान में बहुत बड़ी खाई पैदा कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि इस देश में ओवैसी के रूप में दूसरा जिन्ना नहीं आने वाला है, क्योंकि इस देश का देशवासी समझ चुका है कि ओवैसी जैसे लोग इस देश के लिए घातक हथियार है। ओवैसी के आने से भारत के जनमानस पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। बसपा ने अपना कैंडिडेट बदल दिया, ऐसा क्यों? डर सता रहा है, आधी रात नहीं कट रही है बुआ जी की, और सुबह हो रहा है तो कुछ नया डिसीजन उनका आ जा रहा है। बुआ जी के भतीजे जी आ गए हैं, वो कहते हैं कि अगर जो हमारा जब पेपर लीक हो जाता है तो मन करता है उनका गुर्दा खींच ले, इस तरह के सेंटेंस का वो प्रयोग कर रहे हैं। वो चुनाव आते तो उनका थोड़ा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और चुनाव जाने के बाद ठीक हो जाता है। चुनाव जाने के बाद ठीक हो जाता है, क्या कहेंगे? ऐसा भी है माहौल? हो सकता है भाई, चुनाव चल रहा है, मौसम गर्म है, गर्मी है, इसलिए दिमाग थोड़ा गर्म हो जा रहा है, इसलिए ऐसा बोल। हाँ। जी, आपसे हम बात करेंगे। अच्छा मुद्दा आपने उठाया। और व्यापारी क्या चाहते हैं बनारस के? व्यापारी चाहते हैं कि कुछ अपना बनारस के लिए कुछ ऐसा चीज़ किया जाए जिससे कुछ लोगों को रोजगार प्राप्त हो। रोटी कपड़े मकान की तो लड़ाई है, ठीक है, अगर ठीक से वो एक अमूल का प्लांट बनारस में बैठा जरूर, लेकिन कांग्रेस कह रही है हमारे समय में वहाँ पे रजिस्ट्री हुई, इस तरह की बातें कह रही है। ये सब अफवाह, मतलब कहने को कुछ भी आदमी कर सकता है, पर वर्तमान में जो इम्प्लीमेंट करा के धरातल पे लाता है और जो जनमत को लाभ होता है, जो सभी को रोजगार या किसानों को रोजगार, आज अमूल के प्लांट के बाहर आप देखिए रेट कोड लिखा हुआ है। आज उत्पादन करने वाला किसान जो है वो मंडी में नहीं आता, वो सीधे वहीं जाता है, उस रेट फिक्स है, गया वहाँ माल पटका, उसको करंट पेमेंट मिला, लेके चला गया। तो एक सुविधा उन्होंने डेवलप की है। मुझे लगता है कि इसकी और भी ज़रूरत है। ऐसा अमूल जैसे 10 प्लांट और चाहिए बनारस के लिए, ताकि अगल बगल के किसान भी उससे लाभान्वित। चलिए चलते आपसे बात, कितनी सीटें आ रही हैं बीजेपी की और बनारस में मार्जिन क्या रहेगा? देखिए गुरु, मैं मतलब ये 400 पार का नारा तो नहीं दे सकता, लेकिन एक चीज़ हृदय से कहता हूँ कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार इनकी बन रही है। किस तरह का माहौल है, क्या लग रहा है? लग रहा है नेताजी भी आप प्रचार करके आ रहे हैं। माहौल पूरी तरह से गठबंधन के पक्ष में है। पीडीए और कांग्रेस और तमाम दल मिलकर इस आपका पीडीए भी टूट गया, इस बार पूरे पूर्ण बहुमत से सरकार बनानी जा रही है। तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा आपके यहाँ? प्रधानमंत्री के लिए हमारे दल में, गठबंधन में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो तय होता है वो सर्वमान्य होता है, और हमारे सभी लोग आमतौर पर एक ही मानसिकता के लोग हैं, इसलिए वो चुनाव के बाद तय हो जाएगा। अच्छा, अभी लोग कह रहे थे कि डर सता रहा है, इसीलिए कभी बसपा प्रत्याशी बदल दे रही है, कभी सपा प्रत्याशी बदल दे रही है। हमने आपसे कहा ना कि हमारे दल में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में
कभी भी आप कोई भी निर्णय लेंगे वो सारे लोगों को मानना पड़ता है। इसलिए हमारे दल में सारे लोग सर्वमान्य नेता जितने हैं वो जो भी फैसला लेते हैं उसको सभी स्वीकार करते हैं। अच्छा, आज ओवैसी बनारस में है और इस तरह की एक जनसभा करने जा रहे हैं, क्या उसका कोई फर्क पड़ेगा आप लोग के यहाँ? नहीं, ओवैसी का कोई फर्क यहाँ बनारस में तो नहीं पड़ने वाला। पल्लवी भी उनके साथ है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ आम जनता मन बना कर बैठी है कि इस बार सरकार बदलनी है। 80 में से कितनी सीट आ रही है आपकी? 80 में से हम लोग 75 प्लस जीते। 75 पार है, बताइए कहाँ है? 75 पार है तो मोदी जी भी घाट के किनारे बैठेंगे, कुछ कार्य करेंगे। किस तरह का कार्य? अब वही जो पंडागिरी होता है यहाँ पे, जब भाई काम करने के बाद जनता वोट ना दे तो फिर बेमजा। इन्होंने कहा, ये बता रहे काम हुआ है। काम हुआ है, किस पैमाने पर काम हुआ है? क्या विकास का यही पैमाना है कि 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री मिलता है? अगर 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री मिलता है तो हिंदुस्तान में क्या 80% लोग भूखे हैं, गरीब हैं? क्या इसी को विकास का पैमाना कहते हैं? सर, यही विकास है? नहीं, ये विकास तो नहीं कहा जा सकता, पर इस संस्कृति में बदलाव की ज़रूरत है। क्या कहेंगे? तो आप बता रहे विकास हुआ, ये बता रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को आपने फ्री में राशन दिया। 80 करोड़ पहले भी राशन लोगों को मिलता था, आज भी मिल रहा है और आने वाले समय भी मिलेगा। राशन पे ऊपर राजनीति करना हम उचित नहीं समझते। हम समझते इससे कितने लोगों का पेट चल रहा है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, ईडी एयरलाइंस का क्या हाल होगा बनारस में? देखिए, ईडी विडी जो ये सब बिना वजह का एक टटमजाल कर लीजिए, फालतू बिना वजह की बात कर लीजिए। अगर कोई बसपा सपा कांग्रेस का रोड पे चल रहा है और स्ट्रीट लाइट रात में पा रहा है, गंगा जी स्वच्छ मिल रही है, तो सबके लिए है। ये कोई बिना वजह का नाटक करने की आवश्यकता नहीं है कि काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। ये नौटंकीबाज बिना वजह का राष्ट्र के साथ खिलवाड़ करने जा रहे हैं। राष्ट्र के साथ खिलवाड़? राष्ट्र के साथ न पहले कोई खिलवाड़ हुआ है न आज कोई खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ तमाम वादे किए गए हैं। नगर निगम से 100 वार्ड में एक स्मार्ट सिटी के माध्यम से स्मार्ट वार्ड बनाने का जो प्रक्रिया चल रहा था, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि चुनाव बीते आज करीब नगर निगम का 1.5 साल के ऊपर चल रहा है, लेकिन आज क्या 6 वार्ड स्मार्ट सिटी के मध्य में है? क्या उससे आगे वो आज तक बढ़े ही नहीं? ये बताइए, जब आप वोट देने जाएंगे तो आपके जहन में क्या होगा, पहले धर्म या पहले देश? मेरे जहन में देश है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है और तमाम बहुत ज्वलनशील मुद्दे हैं जिसके माध्यम से हम लोग विकास को चुनेंगे और जो रोजगार दे उस दल को चुनेंगे, जो बेरोजगारी भगाए उसको चुनेंगे और एक समझ लीजिए स्वच्छ लोकतंत्र का निर्माण हम लोग करना चाहते हैं। चलिए, का जो मैनिफेस्टो है, जो इस समय कांग्रेस का मैनिफेस्टो टोटल अल्पसंख्यक पर आधारित है। मैनिफेस्टो में देख लीजिए, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, आर्टिकल 25, मतलब जो भी मैनिफेस्टो उनका जो मैनिफेस्टो बना सिर्फ अल्पसंख्यकों को लेकर ही है। उसमें बहुजन अपने बहुसंख्यक समाज की एक बात भी कोई ईडी गठबंधन वाला बता दे कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है आर्टिकल 25 से लेके, मतलब इस प्रकार से टोटल अल्पसंख्यकों की बात की गई है। उसमें अगर बहुसंख्यक हिंदू एक भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ डालता है तो निश्चित रूप से वह अल्पसंख्यक को जिस प्रकार की सुविधा कांग्रेस मैनिफेस्टो में दे रही है, समझ लीजिए उसका समर्थन करेगा। आप एक गंभीर विषय मैं आपको बताता हूँ। वक्फ बोर्ड कानून 1995 में आई। वक्फ बोर्ड कानून क्या है, कोई बता दे? कोई भारत का माई का लाल बता दे, कोई हिंदू बता दे। अगर एक मौलाना इस गली से घूम जाए या घूम के पूरी गली के बाहर फिर आगे खड़ा आ जाए तो यहीं पर झंडा गाड़ देगा कि यह वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। कोई ईडी वीडी कोई की हिम्मत नहीं है कि जाकर उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी पावर नहीं है, वह सिर्फ वक्फ बोर्ड के कानून को पावर है। वक्फ बोर्ड कानून में जज से लेकर चपरासी तक मुसलमान होता है, मर जाएगा नाक लगा के वह हिंदू। आप संविधान की बात कर रहे थे, इन्होंने बताया है कि वहाँ संविधान ही नहीं है, जिस बोर्ड की ये बात कर। देखिए, बड़े भाई हमारे जो कह रहे हैं केवल बल्क वोट की बात और एक समाज की बात, एक मुस्लिम समुदाय की बात कर रहे हैं। देश आज़ाद हुए 70 वर्ष बीत चुके हैं, जिसमें 55 साल कांग्रेस ने राज किया। क्या आज भी उनके द्वारा बनाया गया मेडिकल कॉलेज, एम्स, तमाम बड़े बड़े कल कारखाने हैं, क्या वहाँ केवल मुस्लिम समाज ही रहता है कि अन्य समाज भी वहाँ काम करता है?
आज बड़े भाई साहब के जेब में अगर मोबाइल भी है, अगर वो हवाई जहाज़ से भी घूम रहे हैं, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि खाली मुस्लिम समाज घूमता है? क्या ये नहीं घूमते हैं? वो सारी चीज़ें कांग्रेस ने बनाई है, आप उसे झुठला नहीं सकते हैं। देश में सभी को एक साथ लेकर चला जाता है, ये गंगा जमनी तहजीब के हिसाब से देश चलता है, न कि केवल एक आरोप लगा के एक जाति विशेष एक समाज के ऊपर आप आरोप लगाकर इस देश को चलाएंगे। कांग्रेस कहाँ है? इन्होंने कांग्रेस का नाम लिया इस पूरे चुनाव में, अगर बात करें तो कहाँ देखते हैं? देखिए, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस तो एक समय ऐसा था कि हमारे दिल में था, मगर कुछ कमियां कारण है कि दिल आज हमारा रोता है, उससे बिखराव हो गया है। और उसकी कमियां को चाहते तो राहुल गांधी जी सही कर सकते थे, मगर वो इस पर नेतृत्व की कमी रही है। आर्टिकल 25 कांग्रेस ने ही दिया। भाई साहब ने कह रहा था आर्टिकल 25 का मतलब आप समझते हैं कितना खतरनाक था? धर्म परिवर्तन कानून, क्या जरूरत थी देश में धर्म परिवर्तन कानून लाने के लिए? कौन धर्म परिवर्तन करता? बहुत तेजी से हिंदू मुसलमान बना, ईसाई बना, क्या जरूरत थी? कांग्रेस ने दिया, आर्टिकल 25 दिया, वक्फ बोर्ड कानून दिया देश को, लेकिन वह देश को खत्म करने के लिए, इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए दिया। चलिए, हमसे बात करने धन्यवाद। चल आपसे क्या लगता है कितनी सीटें आएंगी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की? बीजेपी की तो 80 सीट आने चाहिए। कितनी सीटें आ रही हैं सर आप लोगों की? जी, कांग्रेस सहित जितने भी गठबंधन दल में समाजवादी पार्टी और तमाम दल हैं, उनको लेकर 75 प्लस सीटें इस बार आने वाली है, और इसकी कहीं ना कहीं जानकारी उनको भी लग चुकी है, इसीलिए वो बौखलाकर अनाप शनाप बयान भी दे रहे हैं। चलिए, हमने बनारस के लोगों से बात किया और इन्होंने साफ कहा कि जो इस बार ये वोट देंगे विकास के नाम पे, भ्रष्टाचार के नाम पे और बेरोजगारी के नाम पे दिया जाएगा। आने वाला समय ही बताएगा कि देश में किसकी सरकार बनेगी। वाराणसी से आशुतोष उपाध्याय, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।